Good morning. Today is 20th of February 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में। आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि इस बार मानसून जो है वो ठीक ठाक रहेगा, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल और जो ये मेन आर्टिकल है दोनों ब्रिटेन की अंदरूनी राजनीति से संबंधित आर्टिकल्स हैं। वहां की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने स्नैप पोल्स का डिसीजन लिया। स्नैप पोल्स क्या होता है? जब कोई 5 साल की, मान लीजिए सरकार की 5 साल की टर्म्स है, तो टर्म पूरा होने से ही पहले ही जब इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं तो उस चीज को कहते हैं स्नैप पोल्स। तो उनके प्राइम मिनिस्टर को भी लगता है कि अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो वो जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्नैप पोल्स किया। लेकिन सारी चीजें राजनीति से रिलेटेड है, ब्रिटेन की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एग्जाम के लिए नहीं है। नीचे का जो आर्टिकल है बैंक के एनपीए से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल दो नए सॉल्यूशन देता है, एक मीडिएशन और दूसरा एक दूसरी कमेटी बनाने की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं एनपीएस को ठीक करने का, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। यहां का जो आर्टिकल है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से अभी शेप ले रही है, या फिर यूएस की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बातें की गई हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से ये भी अच्छा आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। यहां का जो आर्टिकल है, पिछले दिनों यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई थी जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली एमफिल की सीट्स में कटौती करी थी सुपरवाइजर के थ्रू में। यानी उन्होंने ऐसा आदेश दिया था सरकार ने, यानी यूजीसी ने, कि सुपरवाइजर जो है वो एक दो स्टूडेंट को ही एमफिल के स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली एमफिल की सीट्स में कटौती हो गई थी। तो उन्होंने पिछले आर्टिकल में ये बताया था कि एमफिल की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, जो कि ये आर्टिकल है दूसरा पक्ष पेश कर रहा है और कहता है कि एमफिल की इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जो एक प्रकार से या तो विदेश जाने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर और कोई दूसरी एम्प्लॉयमेंट की तलाश में होते हैं। तो ये आर्टिकल ठीक ठाक है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वन बेल्ट वन रोड से रिलेटेड है और एक समिट होने जा रहा है चाइना के अंदर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये जो आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट साइंस एंड टेक बॉडी के बारे में है जिसका नाम है स्पार्क, ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आईएमडी के आर्टिकल से। तो देखिए सबसे पहले तो आपको आईएमडी के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर वगैरह के रिलेटेड जो भी फेनोमेनन होते हैं उनसे ये डील करता है, मानसून को फोरकास्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, अर्थक्वेक से भी डील करता है। ये मिनिस्ट्री कौन सी है? अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस बार इन्होंने अपनी प्रेडिक्शन में कहा जो मानसून है वो ठीक ठाक रहेगा। देखिए अगर मानसून ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो बारिश अच्छी होगी। बारिश अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से ग्रोथ करेगा, हमारे किसान भाई हैं उनकी फसलें पैदावार है वो अच्छी होगी और इन सभी चीज़ों का फर्क पड़ेगा हमारे देश की इकोनॉमी पे, हमारे देश की ग्रोथ रेट भी अच्छी होगी। इसके अलावा जो दो अदर फायदे होंगे, नदियों में पानी रहेगा, बारिश अच्छी होगी तो नदियों में पानी रहेगा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इससे देश की इकोनॉमी और आगे जाएगी। और इसके अलावा जो एक पॉलिटिकल फायदा ये होगा कि देखिए कम पानी की वजह से काफी बार स्टेट्स के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। पिछले नवंबर में हमने देखा किस प्रकार से तमिलनाडु और कर्नाटक जो है कावेरी रिवर के वाटर को लेकर किस प्रकार से उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया था। इवन राइट्स भी हो गए थे। चेन्नई के अंदर में कर्नाटक के लोगों को एक प्रकार से अब्यूज किया जा रहा था और कर्नाटक के अंदर में चेन्नई के लोगों और तमिलनाडु के लोगों को अब्यूज किया जा रहा था। तो इस प्रकार की सिचुएशन से बचेंगे हम अगर बारिश अच्छी होगी तो। और एक और जो सिग्निफिकेंट बात यहां ये है कि लगातार दूसरा ऐसा साल है जहां पे नॉर्मल मानसून की प्रेडिक्शन की गई है। पिछले साल भी जो मानसून रहा था यानी 2016 में मानसून ठीक था और 2017 में भी अब प्रेडिक्शन तो ऐसी है, आप देखते हैं। और जबकि इससे पहले 2016 से पहले दो लगातार ऐसे साल आए थे 2014 और 2015 जहां पे सूखा आया था यानी ड्रोट आया था। तो ये एक अच्छी चीज है इंडिया के लिए। लेकिन देखिए खुश होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, कई बार जो आईएमडी की प्रेडिक्शन है वो गलत भी साबित हो जाती है। तो अभी हमें देखना है, काफी अनिश्चितताएं हैं। अब देखते हैं, देखिए दो मॉडल्स हैं जिनके बेस पे आईएमडी जो है ये वेदर की एक प्रकार से प्रेडिक्शन करता है, फोरकास्टिंग करता है। एक तो है इल नीनो। पहले तो इल नीनो देख लेते हैं, काफी बार हमने इसको डिस्कस किया है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये है हमारा साउथ अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। नॉर्मली ये होता है कि जो यहाँ का पानी है साउथ अमेरिका के साइड में, ये यहाँ पे ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, क्योंकि पेरुवियन करंट यहाँ पे बहती है। पानी ठंडा है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर और टेम्परेचर, समझ गए। तो अब यहां पे जो ऑस्ट्रेलिया के पास में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहां पे ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है तो प्रेशर कम हुआ। और आपको पता है हमेशा जो भी चीज बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, तो यहां से यहां पे पानी बहता है, समझ गए। और बाद में यहां पे टेम्परेचर कम है तो जो इवापोरेशन है वो ज्यादा होती है और हवा ऊपर चल के यही हवा आगे जाके यहां पे आप कह सकते हैं इंडिया की पोजीशन यहां होगी इंडियन ओशन में, यहां ऑस्ट्रेलिया है। तो बाद में जो हमारे मानसून आता है वो यहां से आता है, देखिए साउथ वेस्ट मानसून, फिर यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं ऐसे टर्न लेती हैं इक्वेटर को पास करके और बाद में ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच।
तो मान लीजिए नॉर्मल सिचुएशन में तो ठीक ठाक चलता है हमारा इंडिया का मानसून, लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है। ये वेस्ट पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट है यानी साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे वार्मिंग हो जाती है। वार्मिंग होने के कारण में जो पहले यहाँ से यहाँ पानी बह रहा था वो उल्टा जाएगा यहाँ पे। तो काइंड ऑफ ये जो हमारी हवाएं हैं वो आगे जाके जो मानसून में कन्वर्ट होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो इन लीनों का ये फ़र्क पड़ता है। जबकि दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न है इंडियन डाइपोल का। इसके बेस पे भी पहले तो यूं सोचते थे सिर्फ इल नीनो रिस्पॉन्सिबल है हमारे मानसून के लिए, जो हमारे मानसून को इफेक्ट करता है, लेकिन बाद में जापान की एक एजेंसी थी, उन्होंने यह इंडियन ओशन डाइपोल का कंसेप्ट भी दिया। क्या है ये इंडियन ओशन डाइपोल का कंसेप्ट? इंडियन ओशन जो डाइपोल होता है वो डिफरेंस होता है इंडियन ओशन के अंदर में जो टेम्परेचर है ईस्टर्न कोस्ट पे और वेस्टर्न कोस्ट पे, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। मैप के थ्रू देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा इंडियन ओशन है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, दोनों के बीच के डिफरेंस को कहते हैं हम इंडियन डाइपोल। अब नॉर्मली देखिए, अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ये चीज़ वार्मर है हमारी वेस्टर्न कोस्ट में, तो यहाँ पे अगर ये वार्मर है और बे ऑफ बंगाल की साइड यानी ईस्टर्न कोस्ट पे अगर जो पानी है वो ठंडा है, तो काइंड ऑफ ये पॉजिटिव डाइपोल है। तो ये तो एक प्रकार से सहायता देता है, हमारा मानसून ठीक ठाक रहता है। लेकिन अगर बाय चांस ये सिचुएशन उल्टी हो जाए, यहाँ का जो यानी वेस्टर्न कोस्ट में अगर टेम्परेचर कम हो जाए और यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे टेम्परेचर बढ़ जाए, तो फिर उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव डाइपोल हो जाएगा। ये पॉजिटिव डाइपोल और नेगेटिव डाइपोल जो है वो मानसून को एक प्रकार से इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। पॉजिटिव डाइपोल जब होता है जब मानसून ठीक ठाक होता है, जब नेगेटिव डाइपोल होता है तो मानसून को नुकसान पहुँचता है। यहाँ पे देख लिए ये जो लिखा हुआ है, यानी आप पीडीएफ में देखेंगे, कई बार यूँ होता है ना जब आप कहते हो कि पीडीएफ में भी लिखना जरूरी है, बाद में रिवीजन के काम आएगा, तो ये लिख भी दिया है यहाँ पे। अब देखिए, बात यूँ है कि जो आधी तो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और इसलिए जो वाटर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना बहुत आवश्यक है, तभी जो फार्म्स की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। और जो ड्रोट है, सूखा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखिए बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बारिश जब ठीक आती है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट काफ़ी कम होता है। और दूसरी बात यह है कि छोटे फार्मर्स को यानी छोटे किसानों को एक प्रकार से सहायता करने की बहुत अर्जेंट आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जब अगर बारिश अच्छे से नहीं होती तो सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव इन्हीं स्मॉल फार्मर्स पर पड़ता है। तो MS स्वामीनाथन, जो जिनको श्रेय जाता है हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन का, फेमस बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी तरह के एक प्रकार से अपनी ओपिनियन दी थी किस प्रकार से डील करना चाहिए अगर मानसून अच्छा ना हो। तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि देखिए प्लांट्स को प्रोटेक्ट किए जाने की आवश्यकता है और वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत है, पानी पहले से कम है। इसके अलावा ये कहते हैं कि पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ की भी आवश्यकता है, यानी फसलों को काटने के बाद में फसलों को किस प्रकार से सहेज के रखा जा सकता है, उनको खराब होने से बचाया जा सकता है, इस सेक्टर में भी प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता है। नीति आयोग ने भी काफ़ी तरह के अपने सजेशंस दिए थे, काफ़ी तरह के सोल्यूशंस दिए थे। वाटर यूज़ कम कर दिया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये कहते हैं वाटर यूज़ को कम कर दिया जाए। ये कहते हैं कि देखिए भारत में जो खेती की जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी का यूज होता है, बजाय इनके जो कि चाइना, ब्राज़ील या US में। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले देखिए, ग्रेन की बात करते हैं, 1 टन ग्रेन उगाने के लिए 2 या 3 ज़्यादा गुना पानी का इस्तेमाल होता है हमारे इंडिया के अंदर में, जबकि 2 या 3 गुना कम पानी का इस्तेमाल होता है चाइना, ब्राज़ील, US के अंदर में। तो कम पानी का यूज़ करने की हमें आवश्यकता है। आगे वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में देखिए सिंपल सी चीज़ है, आप तालाब बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने फार्म्स में यानी खेतों में सोलर पावर का इस्तेमाल कीजिए, मैकेनाइजेशन यानी मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कीजिए। ड्रिप इरिगेशन में एक प्रकार से जो फसलें होती हैं ड्रिप करके वहाँ पे पानी दिया जाता है, तो काफ़ी कम पानी इस्तेमाल होता है, पानी की काफ़ी बचत होती है, काफ़ी एफिशिएंट ये तरीका होता है। तो स्मॉल फार्मर्स को, जबकि देखिए ये जो छोटे फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, वो ये सब चीज़ें एक प्रकार से कई बार अवेल नहीं कर सकते, जैसे मशीनें, ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि काफ़ी खर्चा आता है इन चीज़ों में। तो स्मॉल फार्मर्स को तो आप टूल दे दीजिए, छोटे मोटे हथियार दे दीजिए, ताकि वो एक प्रकार से एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकें। इसके अलावा उनको पैसे भी दे दीजिए, और कई बार उनको फाइनेंस की काफ़ी आवश्यकता होती है, लेकिन उनको कई बार समय पे पैसे नहीं मिल पाते, फिर वो एक प्रकार से जो मनी लेंडर्स हैं उनके पास में जाते हैं, जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और हमारे देश में देखिए जितना एरिया ड्रिप इरिगेशन के अंडर में है उसकी संख्या सिर्फ 10% ऑफ नेट एरिया जो सोन है, मतलब जितने पे खेती की जाती है उसका सिर्फ 10% जो एरिया है वो ड्रिप इरिगेशन के अंडर में आता है। तो इसको अर्जेंटली एक्सपेंड किए जाने की आवश्यकता है। और अच्छा मानसून आता है तो देखिए जो सिटीज़, कई बार जो शहर हैं वो भी वाटर की प्रॉब्लम से एक प्रकार से सफ़र करते हैं, वहाँ पानी काफ़ी कम रहता है, तो अच्छा मानसून वहाँ भी एक प्रकार से रिलीफ प्रोवाइड करेगा। तो आवश्यकता है कि सिटीज़ के अंदर में भी कैचमेंट एरियाज़ को बढ़ावा दिया जाए, रिजर्वर्स बनाए जाएँ, और सरकार को भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि जो रेजिडेंट्स हैं वो भी एक प्रकार से रेन हार्वेस्टिंग करें और पानी को सहेज के रखें। तो इस प्रकार के सारे सोल्यूशंस थे, अच्छे सोल्यूशंस थे, आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ये आर्टिकल है, देखिए
ट्रंप ने पिछले दिनों, यहां से स्टार्ट होता है, देखिए ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान में कई सारी बातें कही। उन्होंने एग्रेसिव लाइन ली जब वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, और कुछ उन्होंने जो इनिशियल ऑर्डर्स लिए वो अपने चुनाव प्रचार को दिखाते भी थे, मतलब जो उन्होंने बातें कही थी वो उसको पूरा करने की कोशिश भी कर रहे थे शुरुआत के दिनों में। जैसे उन्होंने ये डिसीजंस लिए, उन्होंने इमिग्रेशन के बैन लगा दिए, मुस्लिम मेजोरिटी जो 7 कंट्रीज हैं वहां से कोई भी अमेरिका में नहीं जा सकता, तो इमिग्रेशन पे बैन लगा दिया था। इसके अलावा ओबामा के द्वारा जो पेरिस क्लाइमेट चेंज किया गया था, यहाँ पे भी उन्होंने सख्त रवैया अपनाया और धमकी दी कि वो वापस ले लेंगे क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो ओबामा ने साइन किया था 2015 पेरिस में। टीपीपी से इन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, मैक्सिका के बॉर्डर पे इन्होंने दीवार बनाने की बात कही, और इवन ओबामा केयर अमेरिका की वैसे डोमेस्टिक पॉलिसी है, और ये इंश्योरेंस के बारे में है। यहाँ पे ओबामा ने 2010 में एक ये पॉलिसी बनाई थी जिसमें एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की बात की गई थी यूएस के सिटीजन्स को, लेकिन काफ़ी इसमें भेदभाव होता है और अच्छी पॉलिसी नहीं है, और ट्रंप इसे हमेशा इसका विरोध करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कही, सारे इनिशियल डिसीजन उनके ऐसे थे कि वो एक प्रकार से टफ लाइन लेंगे जो उन्होंने कैंपेन के दौरान कही थी। और काफ़ी सारी तो चीज़ें ये देखिए कोर्ट में भी चैलेंज हुई, लेकिन ये कहने का मतलब है कि ये चीज़ें तो वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर सके, सिर्फ बातें की गई, कोशिश की गई, लेकिन अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर सके ये। और अब देखिए इसके अलावा उन्होंने और भी काफ़ी सारी तरह की जो बातें कही थी जिसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। ट्रंप ने कही थी कि जैसे रशिया के साथ वो रिलेशंस ठीक करेंगे, चाइना पे टफ स्टैंड लेंगे, नाटो को एक प्रकार से खत्म कर देंगे क्योंकि नाटो से यूएस का काफ़ी खर्चा होता है, और इवन रशिया पर भी यह आरोप लगा कि उन्होंने यूएस के इलेक्शंस के बीच में इंटरफेयर किया। तो इन सब बातों को लेकर ट्रंप का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। अब ट्रंप ने एकदम से स्टैंड चेंज कर लिया है। पुरानी बातों को भूलते हुए ट्रंप ने दोबारा से जो पॉलिसीज ओबामा ने अपनाई थी उन्हीं पॉलिसीज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो। और कुछ रीजंस इसके लिए क्या है कि ट्रंप अपना स्टैंड क्यों चेंज कर रहे हैं, ट्रंप यू टर्न क्यों ले रहे हैं। तो कुछ रीजंस तो इसके लिए ये है कि देखिए जो अमेरिका है वो डीप स्टेट है। तो कई बार अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डीप स्टेट आखिरकार होता क्या है, डीप स्टेट ये होता है कि देखिए ऐसा स्टेट जहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट की चलती नहीं है, जो एम्प्लॉयज होते हैं सभी तरह के डिफेंस एम्प्लॉयज या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े एम्प्लॉयज, ब्यूरोक्रेट टाइप लोग हैं, इनकी ज़्यादा चलती है। ये सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं और अपने डिसीजंस को एक प्रकार से इंपोज करते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे। इस प्रकार की बात है। देखिए सीधी सी बात है, वैसे अब ट्रंप के पास में एक्सपीरियंस तो था नहीं सरकार में काम करने का। उन्होंने पहले तो बातें कह दी खूब सारी, लेकिन जब उन्होंने सरकार ज्वाइन की होगी तब वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने उनको, फॉरेन डिप्लोमेट्स ने बताया होगा या फिर मिलिट्री ऑपरेटर्स ने बताया होगा कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता, हम काफ़ी तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस वहाँ पे चला रहे हैं, ये हो जाएगा। तब ट्रंप के दिमाग में बात आ गई होगी कि हाँ भाई बात तो सही है, इसलिए वो अब लगातार यू टर्न ले रहे हैं। वैसे और भी काफ़ी तरह के इसमें रीजंस दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। कहते हैं कि देखिए डोमेस्टिकली उनकी काफ़ी एक प्रकार से क्रिटिसिज्म उनका हो रहा था, और काम उनको बार बार जो भी वो डिसीजन ले रहे, कोर्ट उनको एक प्रकार से रोक लगा रहा था उस पर, तो इसीलिए वहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था। तो इसीलिए ट्रंप को स्टैंड चेंज करना जरूरी था, और इसलिए उनकी अभी जो स्टैंड है वो चेंज हो चुका है, असद पे चेंज हो चुका है। पहले वो असद को हटाने की हटाने की उन्होंने कहा था कि मैं नहीं हटाऊंगा असद को, लेकिन फिर से उन्होंने ओबामा जैसी लाइन ले ली है और कह रहे हैं कि असद को हटना होगा। रशिया को लेके पहले जो कह रहे थे कि रशिया के साथ रिलेशंस ठीक करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे सीरिया पे अटैक किया तो रशिया के साथ रिलेशंस फिर से खराब हो गए हैं। और इवन जो ट्रंप के अभी एडवाइजर्स हैं वो भी इस तरह की बातें कह रहे हैं कि रशिया रिस्पॉन्सिबल है यूक्रेन और अफगानिस्तान में अशांति फैलाने के लिए। चाइना को लेकर उन्होंने टफ लाइन ली थी काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी तरह की बातें कही थी कि जो चाइना है वो करेंसी मैनिपुलेटर है, एग्रेसर है, साउथ चाइना सी के अंदर में काफ़ी ट्रेड डेफिसिट है 350 बिलियन का यूएस के साथ चाइना का। और यह भी आरोप लगाए थे ट्रंप ने चाइना पे कि वो अमेरिका की जॉब्स लेके जा रहे हैं। लेकिन अब कॉर्डियल मीटिंग हुई चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में और ट्रंप के बीच में, 7 अप्रैल को यह मीटिंग हुई, और काफ़ी तरह के एश्योरेंसेस मिले ट्रंप को चाइना की तरफ से। चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा कि 100 दिनों के अंदर अंदर वो ये जो ट्रेड डेफिसिट है 350 बिलियन का, इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यूएस ने चाइना को कहा कि देखिए आप नॉर्थ कोरिया यानी DPRK इसको रोकें, ये अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसे बढ़ाता जा रहा है। तो यूएस ने चाइना को कहा कि आप अपने इकोनॉमिक क्लाउड का यूज कीजिए, क्योंकि देखिए जो काफ़ी कुछ इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है चाइना, नॉर्थ कोरिया। चाइना एकमात्र एक ऐसा देश है जिसके नॉर्थ कोरिया के साथ में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। तो यूएस ने चाइना को कहा कि आप अपने इकोनॉमिक रिलेशंस का यूज कीजिए नॉर्थ कोरिया के साथ में, और धमकी दीजिए कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। तो चाइना ने इस पे स्टेप भी उठाया। चाइना ने एक प्रकार से जो DPRK ये रेजीम का नाम है नॉर्थ कोरिया के अंदर में, वहाँ से जो एक प्रकार से इंपोर्ट करते थे कोल को, उस पर बैन लगा दिया चाइना ने, और कहा कि हम जो कोल को इंपोर्ट नहीं करेंगे नॉर्थ कोरिया से जब तक कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बैन नहीं लगा देते। तो इससे तो यूएस को डबल फायदा होगा, एक तो नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा, दूसरा अगर चाइना जो है वो नॉर्थ कोरिया से कोल इंपोर्ट नहीं करेगा तो वो कहीं और से करेगा, वो यूएस से कर सकता है। यूएस से कर सकता है तो जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ेगा यूएस का, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सकता है।
और इसके अलावा यूएस ने यहां भी कंसर्न्स रेज किए, जिस प्रकार से चाइना एग्रेसर का काम कर रहा है साउथ चाइना के सी के अंदर में, तो यहां भी ट्रंप ने अपने कंसर्न्स रेज किए। उसके अलावा देखिए सीरिया के कंटेक्स्ट में उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। यूएस का एक प्रकार से जो मिसाइल अटैक हुआ वहाँ पे, और यहाँ पे जो सीरिया में सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। ये कहते हैं आर्टिकल में, ये कहते हैं कि पहले तो सीरिया में सीज फायर था, और लेकिन अब सीरिया पे जो डायलॉग चल रहा है जिनेवा का, वो भी डेंजर में है। इवन देखिए कहते हैं कि यूएस और रशिया का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर सीरिया में पीस यानी शांति लानी है तो। फिर ये कहते हैं रशिया, टर्की, ईरान और गल्फ कंट्रीज, इन सब के बीच में डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है सीरिया के अंदर में, सभी अलग अलग अपना फायदा चाहते हैं सीरिया के अंदर में। तो सिचुएशन काफ़ी कन्फ्लिक्ट भरी हुई है। इसीलिए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2015 में इस प्रकार का डिसीजन लिया था कि उन्होंने रशिया की एंट्री पर बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया था। इंडिया के कंटेक्स्ट की बात करें तो देखिए ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले दिनों एक प्रपोजल दिया कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं, मीडिएशन कर सकते हैं, जिसका इंडिया ने विरोध कर दिया था और कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस सिर्फ बायलैटरली सोल्व हो सकते हैं। इसके अलावा लेकिन ये कहते हैं कि ट्रंप गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो पाकिस्तान को डिफेंस और सिविलियन एड देंगे, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ तो ट्रंप के जनरल्स हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान दी गई एड का गलत इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ ये एड भी दे रहे हैं। तो काफ़ी एक प्रकार से ये ट्रंप को इस डिसीजन पे विचार करना चाहिए। इसके अलावा अफगानिस्तान पे जो बॉम्ब गिराया यूएसए ने, वो एक प्रकार से सिग्नल देता है पाकिस्तान को कि आप जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो, आपको तालिबान को सपोर्ट करना रोक देना चाहिए। और दूसरी उन्होंने साफ साफ सिग्नल दिया कि हम अफगानिस्तान को नियर फ्यूचर में छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। तो एक सिग्नल है पाकिस्तान को वो ठीक से बिहेव करें। वे फॉरवर्ड में ये आता है कि देखिए ट्रंप की जो पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी भरी हुई, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। कई बार तो देखिए कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी होती है तो वो उस देश के लिए अच्छा होता है, लेकिन यूएस जैसी सुपर पावर से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। एक प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी में, सुपर पावर की फॉरेन पॉलिसी में। क्योंकि देखिए जब सुपर पावर की फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो इंडिया जैसे देश जो है, जापान जैसे देश हैं, कैसे रिलाई करेंगे यूएसए पे। तो ये सारा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड है। देखिए पिछले काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो बढ़ती जा रही है। बैंक जो लोन देते हैं वो उनकी एसेट होता है और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। मान लीजिए जैसे लोग हैं वो बैंक का पैसा लेके विदेश में जाके बैठ गए हैं, तो इसलिए बैंक की काफ़ी संख्या में, एक आंकड़े के अनुसार 7 लाख करोड़ जो बैंक्स का है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है देश की इकोनॉमी के लिए। दो तरह से हानिकारक है। एक तो देखिए देश की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती बैंक, इवन जो एक तो बैंक्स की बैलेंस शीट है वो भी अच्छी नहीं है। दूसरा देखिए जो यही पैसा बिजनेसेस को दिया जा सकता था नए बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए, तो फिर वहाँ देश की इकोनॉमी जीडीपी और ज़्यादा बढ़ती। तो काफ़ी तरह के नुकसान है एनपीएस से। काफ़ी तरह की स्टैट्यूटरी रिमेडीज यानी सरकार की तरफ से काफ़ी कोशिश की गई और इस एनपीएस की प्रॉब्लम को सोल्व करने की। तो नया इंसॉल्वेंसी कोड लाया गया। इंसॉल्वेंसी मतलब बैंकरप्ट, जब कोई दिवालिया, जब कोई कंपनी हो जाती है तो किस प्रकार से उससे लोन निकलवाया जाए। तो ये नया इंसॉल्वेंसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था 2016 में, सरकार इसे लेके आई थी ताकि एनपीएस की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। काफ़ी तरह के चेंजेस थे, जैसे कोई 180 दिनों के अंदर अंदर में इस केस को सुलझाना है, इस तरह की गाइडलाइंस थी। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनीज किया गया। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, मान लीजिए जो कंपनी जेन्युइन तौर पर काम नहीं कर रही है, मतलब कोई किसी कारणवश उनका प्रोजेक्ट रुका हुआ है और उन्होंने बैंक से लोन लिया था, तो बैंक्स ने उनके लोन को बढ़ा दिया था 5 और /25 की स्कीम ये जो लाए थे, सरकार लाई थी। इसमें क्या था कि बैंक्स ये देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट जेन्युइनली रुका हुआ है किसी कारणवश, तो उनके लोन टर्म्स को बढ़ा दिया जाएगा कि आप कोई बात नहीं 25 साल के बाद आप लोन दे दीजिए। यानी कहने का मतलब है ऐसे प्रोजेक्ट जिनका जेस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा है और उनको समय लगता है लोन चुकाने में, उनके सीमा को बढ़ा दिया गया था आरबीआई के द्वारा। और हर 5 साल के बाद में उनके लोन को एक प्रकार से एनालिसिस होना था और टर्म्स में चेंज होना था अकॉर्डिंगली। तो 5/25 की स्कीम्स, जिसको रिस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं, इस तरह की स्कीम्स लेके आए जो ये सरकार यानी बैंक्स थे। उसके बाद में सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेब्ट्स भी हुआ। ये क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेब्ट्स? इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए सभी तरह के लोन्स को एक पूल बनाते हैं। मान लीजिए किसी ने ऑटो लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया या फिर पर्सनल लोन लिया, सभी तरह के लोन लिए, तो ये क्या करती हैं, सिक्योरिटाइजेशन की स्कीम में सरकार क्या करती है, सभी तरह के लोन्स को इकट्ठा कर लेती हैं। मान लीजिए यहाँ पे 20 रुपए लिए लोन के तौर पे, तो 60 रुपए हो गए। तो सरकार क्या करेगी, सारे लोन्स को एक जगह इकट्ठा कर देगी और बाद में इनको थोड़े थोड़े स्लाइसिस में डिवाइड कर देगी। मान लीजिए 4 के स्लाइसिस में डिवाइड कर दिया गया 60 को, तो 15 स्लाइसिस हो गए। तो अब इन स्लाइसिस को एक प्रकार से बॉन्ड की तरह तौर पे बेच देगी किसी दूसरे पर्सन को। तो ये होगा सिक्योरिटाइजेशन, यानी लोन को आप कन्वर्ट कर रहे हो सिक्योरिटी की तरह, उसको बाद में आके बेच रहे हो।
इसके अलावा आरबीआई ने भी काफ़ी तरह की स्कीम्स लाई, आरबीआई ने भी रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिश करी कॉर्पोरेट डेट को, और ज़्यादातर जो ये स्कीम चलाई गई थी आरबीआई ने 70% जो थे बड़े ब्रोअर्स के लिए चलाई गई थी, छोटे ब्रोअर्स इसमें नहीं थे, मतलब छोटे ब्रोअर्स के लिए चलाई गई थी, बड़े ब्रोअर्स के लिए चलाई गई थी और छोटे ब्रोअर्स के लिए नहीं थी ये स्कीम, 10 करोड़ से नीचे वालों के लिए स्कीम नहीं थी। लेकिन इस स्कीम से ने भी अच्छा काम नहीं किया, जो ये रीस्ट्रक्चरिंग आरबीआई करना चाहता था वो स्कीम सफल नहीं हो पाई। उसके बाद में देखिए कहते हैं काफ़ी सारे रीजंस हैं कि ये स्कीमें सफल नहीं हो पाती। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि देखिए हाँ, एक और जो ये सॉल्यूशन बताते हैं, बैड बैंक का भी आया। बैड बैंक में क्या होता है, मान लीजिए किसी एसबीआई बैंक को 1000 रुपये लेने हैं माल्या से, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है, 1000 रुपये लेने हैं, तो ये बैड बैंक ये होता है कि एसबीआई किसी थर्ड पार्टी को पैसा दे देगी, थर्ड पार्टी से पैसा ले लेगी, मान लीजिए 700 रुपये, जिसका नाम है मान लीजिए एबीसी कोई पार्टी है, तो एसबीआई एबीसी को कहेगी देखिए हमें 1000 लेने हैं माल्या से, आप हमें 700 दे दीजिए 1000 के बदले, लेकिन आप ले लीजिए माल्या से। तो बैंक की सिरदर्दी कम हो जाएगी, थोड़ा बहुत लॉस तो होगा, बैंक को सिरदर्दी नहीं रहेगी पैसा इकट्ठा करने की माल्या से। तो ये बात है। बैड बैंक ये होता है कि सारे जो लोन है जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनको एक थर्ड पार्टी को दे दिया जाए और वो उनकी जिम्मेदारी रहेगी, जबकि कुछ पैसा जो ये बैड बैंक है वो बैंक्स को दे देगा ताकि बैंक्स अच्छे से काम करते रहें। तो रीज़न ये बताते हैं कि ये सारी स्कीम सफल नहीं हो पाई। ये कहते हैं कि देखिए जो छोटे बोरर्स होते हैं, छोटे कर्ज जो लेने वाले होते हैं, देखिए उनको क्या होता है, उनको एक प्रकार से उनकी नेगोशिएशंस पावर जो होती है वो काफ़ी कम होती है बैंक्स के साथ डील करने में, और सॉल्यूशंस निकल पाते हैं, अनअट्रैक्टिव सेटलमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो देखिए काफ़ी इनसिक्योर महसूस करते हैं। जो सॉल्यूशंस उनको दिए जाते हैं डायरेक्टली बैंक्स के द्वारा वो सॉल्यूशंस अच्छे नहीं होते। तो इसके लिए मीडिएशन अप्रोच अपनाई जा सकती है। मीडिएशन अप्रोच क्या होती है, मान लीजिए देखिए एसबीआई को माल्या से पैसे लेने हैं सॉरी एक सेकेंड, मान लीजिए एसबीआई को पैसे लेने हैं माल्या से, यहां पे देख लीजिए माल्या से पैसे लेने हैं, तो दोनों देखिए माल्या आपस में, माल्या तो देखिए वैसे काफ़ी बड़े बोरर्स हो गए, लेकिन छोटे बोरर को कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बंदा है जिसका नाम है सुनील को पैसे देने हैं एसबीआई को। तो देखिए सुनील पैसे नहीं दे पा रहा है एसबीआई को, तो डायरेक्टली आपस में डील करते नहीं है, क्योंकि देखिए काफ़ी जो टर्म्स निकल के आती हैं डायरेक्ट बातचीत में वो सही नहीं होती। इस प्रकार की टर्म निकल के आती हैं कि सुनील को काफ़ी नुकसान हो जाएगा, इसलिए कर्ज वापस देने की जो बात है वो सिरे नहीं चढ़ पाती। तो इससे अच्छा ये कहते हैं कि देखिए कोई थर्ड पार्टी को बीच में लिया जाए, मीडिएशन अप्रोच अपनाई जाए, कोई तीसरा बंदा जिसका नाम है मान लीजिए राम, तो आपस में ये दोनों के बीच में डील करवाएगा। राम एसबीआई से भी बात करेगा, राम सुनील से भी बात करेगा और एक सॉल्यूशन निकलवा के देगा इन दोनों के बीच का। और ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी के जब बीच में लाया जाता है तो जो है नेगोशिएशंस अच्छे ढंग से चलती है, और एक ये अप्रोच जो रहती है वो कंसेंसुअल रहती है, सहमति इस पे आती है, और फोर्सफुल अप्रोच नहीं होती, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल की प्रोसेस होती है। तो इससे काफ़ी फायदा हो जाता है मीडिएशन से, एक थर्ड पार्टी को जब बीच में लाया जाता है। इससे क्या होता है कि दोनों पार्टीज के डिसाइड किया जा सकता है कि आप लोन चुका दीजिए, हम आपको थोड़ा बहुत कंसेशन दे देंगे, या फिर आपके जो रीपेमेंट है उसको रीशेड्यूल कर देते हैं लेकिन आप टाइम पे चुकाइए, या फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट आपको चुकानी है उसमें हम थोड़ा बहुत कमी कर देंगे, या फिर इवन अगर आपको और लोन चाहिए तो हम और लोन भी आपको दे देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कंडीशंस को आप फुलफिल कीजिए। ये तमाम तरह के डिसीजन निकल के आ सकते हैं जब थर्ड पार्टी यानी मीडिएशन अप्रोच को बीच में लाया जाता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है मीडिएशन की, वही सेम बातें, फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हैं सॉल्यूशंस को थर्ड पार्टी के थ्रू में, और एमिकेबल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकल के आ सकता है, और परस्यूड किया जा सकता है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कि आप ये जो है कि लोन को दे दीजिए। और अब देखिए मीडिएशन जो है वो वेल एक्सेप्टेड है हमारे देश के अंदर में, और एक्सटेंसिव यूज किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा भी इनका, और बिना किसी डिफिकल्टी के जो ये डिसीजंस आते हैं मीडिएशन के थ्रू इनको इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है। तो आरबीआई को एक मीडिएशन पैनल सेट करना चाहिए, बैंकर्स का, अकाउंटेंट्स का और एक्सपीरियंस मीडिएटर्स का, इन तीनों का, ताकि वो एक प्रकार से सोल्यूशन ला सके। बैंक्स और वो लोग जो कर्ज दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं उनके बीच में एक मीडिएशन किया जाए, और पैनल में हो ये सब बैंकर्स, अकाउंटेंट्स और ये जो मीडिएटर्स, एक्सपीरियंस्ड मीडिएटर्स। अगला ये कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये क्या है, देखिए कई बार मान लीजिए जो बैंकर होते हैं ना, बैंकर को काफ़ी तरह के लोन लेने होते हैं। मान लीजिए किसी बंदे से लोन लेना है, सुनील ही ले लीजिए, सुनील से लोन लेना है बैंकर को, लेकिन बैंकर क्या है, कई जो डिसीजंस हैं वो इकोनॉमी के हित में होते हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर लोन माफ़ करना है तो वो इकोनॉमी के हित में होते हैं ऐसे फैसले, लेकिन ऐसे फैसलों पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ जाते हैं, और काफ़ी तरह की जो स्कीम सरकार ने चलाई है उनको बैंकर वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। उनको डर लगता है कि वो इन सभी स्कीम्स को अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो उन पर कल को जाँच हो सकती है, कल को सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस, लोकपाल ये सब पीछे पड़ जाएंगे बैंकर्स के। तो बैंकर्स कोई डिसीजन लेते ही नहीं, वो सोचते हैं कि वो देश की इकोनॉमी के बारे में वो ज़्यादा सोचते नहीं, वो अपने लिए कई बार ज़्यादा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि देखिए
देखिए, और ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है, वो सोचते हैं कि अगर किसी प्रकार का डिसीजन लिया वो जो इकोनॉमी के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन बाद में अगर जांच होगी तो संभावना ज्यादा है कि मैं ही फंसूंगा। तो इस प्रकार से उनका बाद में अरेस्ट भी हो सकता है, बेल मिलना काफ़ी बार मुश्किल हो जाती है, पब्लिकली काफ़ी बेइज्जती हो जाती है, और जो ट्रायल्स हैं वो भी बहुत जल्दी कंडक्ट नहीं होते, और जो कोर्ट्स हैं काफ़ी आनाकानी करती है जल्दी जो है ट्रायल्स कंडक्ट करने में। तो बैंकर्स को इसलिए डर लगता है, तो उसके लिए कहते हैं कि देखिए पहले से एक कमेटी बना दी जाए। बैंकर्स अगर कोई डिसीजन लेते हैं लोन्स को सेटल करने में, तो ये सारे डिसीजंस एक स्टैच्यूटरी बॉडी के पास में जाएंगे, और इस स्टैच्यूटरी बॉडी में वही सब आरबीआई होगा, वो रिटायर्ड जो बैंकर्स होंगे वो सब होंगे। ये हाई लेवल बॉडी पहले से अगर अप्रूवल देगा तभी ज़्यादा आगे वो इस सेटलमेंट के डिसीजन आगे जाएंगे। तो इससे क्या होगा, स्टैच्यूटरी बॉडी ने बैंकर के वो डिसीजन को पहले से अप्रूव किया है, तो बाद में पुलिस, सीबीआई, सीवीसी, लोकपाल ये सब इंटरफेयर नहीं करेंगे और बैंकर्स को नहीं कहेंगे कि आपने गलत काम कर दिया। तो ओवरसाइट कमेटी, यानी अगर कई बार ऐसा होता है कि बैंकर पहले डिसीजन ले लेते हैं लेकिन ओवरसाइट कमेटी बाद में उनको एनालाइज करती है। ये कहते हैं कि पहले से बैंकर जो डिसीजन लेता है उनको पहले से अप्रूवल मिलना चाहिए, फिर सारी चीजें ठीक से काम करेंगी। वे फॉरवर्ड क्या है, वही बात, आरबीआई और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो पर्सनल हैं रिटायर्ड या फिर सर्विंग, वो सब हेड करेंगे इस कमेटी को, और ये कमेटी मल्टी टीयर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी तरह के केसेस सामने आएंगे इस बॉडी के पास में, क्योंकि एक बार ऐसा होना स्टार्ट हो गया तो क्योंकि देखिए अप्रोच काफ़ी बढ़िया है, मीडिएशन और जो ये दूसरा स्टेप है जिसमें बॉडी बनाएंगे और जो पहले अप्रूवल देगी, अगर ये दोनों स्टेप्स आप उठाए गए तो काफ़ी सारे केसेस आएंगे इस बॉडी के सामने, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बॉडी मल्टी टीयर होनी चाहिए, यानी पहले कुछ पहला टीयर हो, सेकंड टीयर हो, थर्ड टीयर, पहले कुछ छोटी बॉडी डिसीजन लेगी, फिर दूसरी थोड़ी और बड़ी, फिर थोड़ी और बड़ी, इस प्रकार से टीयर सिस्टम होना चाहिए इसमें। अगला जो आर्टिकल है वो एमफिल की डिग्री के बारे में है। आर्टिकल कहता है कि देखिए जो डिग्री का एक्यूमुलेशन है, यानी जो चाहत है डिग्री की वो बढ़ती जा रही है, और सभी तो है देखिए एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट की नहीं मिल पाती उनको, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन चाहत है वो डिग्री की काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हायर एजुकेशन की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। यह एक आयरनी है, व्यंग्यात्मक तौर पे बात है, क्योंकि देखिए ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही तो जो डिमांड है वो कम होनी चाहिए, लेकिन डिमांड हायर एजुकेशन की बढ़ रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। फिर ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हायर डिग्री ले तो लेते हैं, लेकिन इसी फिराक में रहते हैं कि टाइम के साथ उन्हें कोई अच्छी जॉब मिलेगी, और इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होता है, कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं इस फिराक में कि मीनवाइल अगर कोई उन्हें अच्छी जॉब मिले उससे पहले कुछ डिग्री पढ़ाई साथ साथ चलती रहनी चाहिए, इसीलिए वो एमफिल में डिसीजन ले लेते हैं। और एमफिल में होता क्या है, एक सुपरवाइजर की नियुक्ति होती है, सुपरवाइजर की नियुक्ति होती है जो कि एमफिल के स्टूडेंट्स को और पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड करता है। और पहले ये संख्या ज़्यादा थी, 4-5 स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते थे एक सुपरवाइजर, लेकिन अभी सरकार ने एक नया डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक सुपरवाइजर जो है वो एक एमफिल के स्टूडेंट को ही गाइड कर सकता है, एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनडायरेक्टली एमफिल के सीट्स में कटौती हो गई थी जिसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन जो ये आर्टिकल है वो पक्ष में बोल रहा है कि सरकार का डिसीजन बिल्कुल सही है। ये कहते हैं कि देखिए सुपरवाइजर काफ़ी क्रिटिकल होता है स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल लाइफ के कारण में, जॉब रेफरेंस देता है जो ये सुपरवाइजर होता है, कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, वर्कशॉप अटेंड करने के लिए फंडिंग देता है, हॉस्टल सीट भी प्रोवाइड करता है, किसी भी तरह का एक प्रकार से इनजस्टिस हो, अन्याय हो स्टूडेंट के साथ में, उन सब चीज़ों से सुपरवाइजर हेल्प करता है। तो स्टूडेंट की लाइफ लाइन होता है एक सुपरवाइजर। और फिर ये कहते हैं कि देखिए अगर उनको सुपरवाइजर को एफिशिएंट होना है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में, तो कम ही स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करना चाहिए सुपरवाइजर को। अगर मान लीजिए 50-50 स्टूडेंट्स को कोई सुपरवाइजर सुपरवाइज करेगा तो वो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है वो अच्छे से उनको गाइड नहीं कर सकेगा, उनकी हेल्प नहीं कर सकेगा। तो एक प्रोफेशनल जो सुपरवाइजर है उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, वो 6 से 8 पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा, मतलब 6 या 8 से की संख्या से ज़्यादा उनको गाइड कर सके, या फिर 2 से ज़्यादा एमफिल के स्टूडेंट्स को गाइड कर सके एक समय में। और प्रोफेसर को काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, वो उनको जो क्लास भी लेनी होती है, रिसर्च भी करनी होती है। तो ये संख्या है, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। उसके उसके बाद ये बात कहते हैं कि देखिए जो रिसर्च होती है आर्ट्स में उसका एक काफ़ी अलग फेनोमेनन होता है। पहले ग्राउंड वर्क पे रिसर्च के जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, राइटिंग बाद में की जाती है, तो काफ़ी लंबी ये प्रोसेस है। सोशल साइंस में काफ़ी लंबा इसमें समय लगता है और काफ़ी कमिटमेंट चाहिए रिसर्च के प्रति। और एमफिल की डिग्री है वो, क्योंकि देखिए पहले आर्टिकल ने ये कहा था कि एमफिल की जो डिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये आर्टिकल कह रहा है कि एमफिल की डिग्री रिसर्च के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिसर्च है वो काफ़ी कमिटेड लाइफ उसमें चाहिए और काफ़ी लंबा समय उसमें लग जाता है, जबकि एमफिल की डिग्री एक प्रकार से सक्षम नहीं है स्टूडेंट्स को उसके लिए तैयार कर पाने में। और एक तर्क जो पहले दिया गया था वो ये दिया गया था कि कम से कम एमफिल करके जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस आर्टिकल में काट किया गया है कि
एक सिर्फ एमफिल करना एलिजिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, उसके लिए उसके बाद में नेट का टेस्ट भी क्लियर करना पड़ता है जो यूजीसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और इवन स्टेट के द्वारा जो एस लेट का टेस्ट होता है वो क्लियर करने पड़ते हैं, या फिर पीएचडी डिग्री हासिल करनी पड़ती है, तब जाके एमफिल के बाद में एलिजिबिलिटी मिलती है। तो वो तर्क भी बेकार हो गया। उसके बाद में बात आते हैं कि आखिरकार यूटिलिटी है क्या एमफिल की। ये कहते हैं कि देखिए एमफिल की कोई यूटिलिटी नहीं है, इसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट या फिर एडमिशन लेते हैं या तो हॉस्टल की सीट होनी चाहिए, या फिर वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ यूनिवर्सिटी सिस्टम में बना रहने चाहते हैं, तो कोई फायदा नहीं है एमफिल की डिग्री को, और स्टेट को इसे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। वे फॉरवर्ड में क्या है, ये कहते हैं कि देखिए जो है गवर्नमेंट को दूसरे एवेन्यूज भी तलाशने चाहिए जहां पे स्कॉलरशिप को यूज किया जा सके, स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जा सके, एंकरेज किया जा सके, उनको डेवलप किया जा सके। सिर्फ डिग्री हासिल करने से कुछ होगा नहीं। और इसके अलावा हायर एजुकेशन जो है वो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं बढ़ रही है। हमें चाहिए कि जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं वो क्वालिटी होने चाहिए, और सभी डिसिप्लिन है वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। और सीट्स बढ़ाने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हायर एजुकेशन का ग्रोथ जो है वो कैसे किया जाए। तो ये सारे वे फॉरवर्ड में बातें हैं। अगला जो आर्टिकल है वो वन रोड वन बेल्ट के बारे में है। ये चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें चाइनीज इस पूरे रीजन के अंदर में जहाँ ये लाल लाइन और जो ये ऑरेंज लाइन है, इन रीजन्स को चाइनीज कनेक्ट करेंगे अपने रीजन से, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स या कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसी से संबंधित अभी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है चाइना के अंदर में। 60 देश इसमें हिस्सा लेंगे, और ये इस प्रोजेक्ट में $40 बिलियन की एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना। और उसके अलावा देखिए यूके तक ये कनेक्ट कर रहा है चाइना को। कौन कौन अटेंड कर रहा है इस कॉन्फ्रेंस को, 28 देश इसे कनेक्ट कर रहे हैं। 14-15 मई को ये कॉन्फ्रेंस होगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज जैसे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ, म्यांमार की प्रेसिडेंट सू कई, कजाक के प्रेसिडेंट्स जो हैं ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, इवन इंडोनेशिया के लीडर्स, मलेशिया, फिलीपींस, इन सब के लीडर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो नाम तो याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे देश जो है वो अटेंड करेंगे, इवन G7 में इटली भी अटेंड करेंगे। इसके अलावा जो UN सिक्योरिटी जनरल के प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक और IMF, इनके भी जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके अलावा देखिए इंडिया ये अटेंड नहीं करेगा। इंडिया क्यों रिफ्यूज़ कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो CPEC है, यानी जो वन रोड वन बेल्ट की पॉलिसी का एक पार्ट है CPEC, यहाँ से जाता है ग्वादार पोर्ट से लेके वो जाता है हमारे कश्मीर के रीजन से, जो कि अभी पाकिस्तान द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो एक प्रकार से चाइना द्वारा इस प्रकार का प्रोजेक्ट चलाया जाना, यहाँ इस रीजन से पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर, जो कि इंडिया का कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है, तो एक प्रकार से लेजिटिमेसी दे रहा है। इसका मतलब ये कि इनडायरेक्टली चाइना लेजिटिमेसी दे रहा है कि ये जो है ये रीजन कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का पार्ट है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, और इसलिए इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इंडिया का विरोध है इसको लेकर के। $46 बिलियन इसमें इन्वेस्ट करेगा CPEC की इस आर्म में। तो ये रीजन है। आगे क्या है, क्या इंडिया बाद में ज्वाइन कर सकता है? तो ये कहते हैं कि देखिए अगर चाइना इंडिया के इंटरेस्ट को एड्रेस कर देता है तो इंडिया बाद में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। जब BCIM है, BCIM यहाँ पे है, ये जोड़ता है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार को। और इंडिया वैसे भी कनेक्टिविटी चाहता है, और एशियन का जो हाईवे प्रोजेक्ट है वहाँ पे वो ये सब सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़रूरी हैं एक प्रकार से, और काफ़ी फ़ायदा होगा अगर ये सारे प्रोजेक्ट सफल होते हैं। और जो ये चाइना प्रोजेक्ट चला रहा है वन बेल्ट वन रोड का, तो उससे तो इंडिया को और भी ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर चाइना इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस कर देता है तो इंडिया तो देखिए वैसे भी अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करे, तो इंडिया को तो फ़ायदा ही होगा। और बाद में देखिए क्या, ये तो देखना बाकी है कि क्या इंडिया एक प्रकार से कन्विंस कर पाता है चाइना को कि वो चेंज कर दें कि जो CPEC का जो पार्ट है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहाँ से ना होके वहाँ पे जाए, मतलब कहीं और से जाए, अफगानिस्तान से होके जाए। तो इससे इंडिया के जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। और अगला तो देखिए ये है, अगला जो आर्टिकल है वो नई साइंस एंड टेक बॉडी के बारे में है। D तो रह ही गया इसका। देखिए एक प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी गठित की थी कि साइंस एंड टेक को किस प्रकार से प्रमोट किया जाए हमारे देश के अंदर में। उन्होंने अपनी एक रिकमेंडेशन में कहा कि विज्ञान, जो मॉडल का नाम है विज्ञान 2030, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज द पिवट फॉर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिपोर्ट का नाम है, जिन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट करी है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक नई बॉडी बनाई जाए जो इंडिपेंडेंट हो, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करे, जिसका नाम है स्पार्क। यहाँ पे देखिए स्पार्क बॉडी बनाने की बात हुई है, सस्टेनेबल प्रोग्रेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज। और ये इस बॉडी ने कैंडिडेट तौर पे साफ तौर पे कहा कि हमने देखिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया है रिसर्च के क्षेत्रों में, और एक्सीलेंस नहीं है हमारी, और हम डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर में एबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर पाने में सक्षम अभी नहीं हो पा रहे हैं।
तो ये स्पार्क बॉडी करेगी क्या? दो काम इसके होंगे इसके स्पार्क की बॉडी के, जो इंडिपेंडेंट होगी, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी। एक होगी डिस्कवरी आर्म और जो दूसरी होगी डिलीवरी आर्म। ये जो डिस्कवरी आर्म है, डिस्कवरी शाखा है स्पार्क की, ये तो डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में एक प्रकार से टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे और रिसर्च को प्रमोट करेंगे, और जो डिलीवरी है वो लिंकेज स्टैब्लिश करेगा इंडस्ट्रीज के साथ में। इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए और क्या दे सकती है, किस प्रकार से वो दिया जा सकता है। तो बाद में देखिए आर्टिकल कहता है कि जरूरत क्या है इसकी। पहले से काफी सारी बॉडीज हैं, जैसे साइंटिफिक एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर के, CSIR, नीति आयोग, ये सब भी तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को एक प्रकार से रिपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि ये भी तो इंडिपेंडेंट ही है, इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि रिसर्च एकदम से बढ़ गई है। तो ये मुख्यतः कहते हैं कि कंटिन्यूटी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। होता यह कि एक सरकार कोई प्रोजेक्ट के लिए फंड्स देती है, जब दूसरी सरकार आती है तो वो फंड्स वो वापस ले लेती है, या फिर जो दूसरे फंड चाहिए वो नहीं देती, आगे फंड्स को नहीं देती। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये दूर होनी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। साइंस एंड टेक की पॉलिसीज में लगातार फंड्स मिलते रहने चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक जो है वो काफी ज्यादा रिस्की है। ऐसा भी हो सकता है कि काफी ज्यादा पैसा सरकार खर्चा कर दे लेकिन कोई भी उसका रिजल्ट नहीं मिले, तो ऐसा भी होता है। वो रिस्क लेने में हमारा जो देश है वो अभी एक प्रकार से रुचि नहीं दिखा रहा है, तो इसीलिए ये कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।